तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने चैनल आर पॉइंट पे। तो जैसा कि आपको पता है, संस्कृत में अपन क्रैश कोर्स जो चला रहे हैं उसका वर्ण विचार नाम का टॉपिक अपन ने क्लियर कर लिया है और आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। अगर उसमें कुछ कमी लगी है, अब एक जितना हो सकता है, जितना मैंने याद किया है, जितना मैंने सीखा है, उतना मैंने आपको बता दिया क्रैश कोर्स के हिसाब से। उसके अलावा अगर आपकी कोई शिकायत है, कुछ भी भाई आपको शिकायत करनी है, कुछ भला बुरा कहना है, तो वो नीचे कमेंट करके बता देना, जिससे मेरे को पता लगे कि आपको पसंद आया है कि नहीं आया है। बाकी जितना हो सका वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे, आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कारक। क्या होगा? कारक। अब कारक क्या होता है? कारक होता है क्रियाम करोति इति कारकम, यानी जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संपर्क होता है उनको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है, सबसे पहले छोड़ो परिभाषा, रुको, पहले कारक शब्द की उत्पत्ति देख लो। कारक शब्द कैसे बना है? तो कारक बना है क्री धातु और णउल प्रत्यय, इससे बना है कारक। किससे बना है? क्री धातु और णउल प्रत्यय, ये सबको पता है। तो णउल प्रत्यय यानी कि कारक में कौन सा प्रत्यय, ये क्वेश्चन अपना बन सकता है, ठीक है। णउल प्रत्यय। दूसरा है जो कारक है, इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होगी? क्रियाजनकत्वम कारकम, ये इसकी क्या हो गई? परिभाषा। ये आपको देके और आगे पूछ लिया जाए कि ये किसकी है, तो आप क्या लिखोगे उसमें? कारक। ये कारक की परिभाषा है। दूसरा है इसकी परिभाषा जो है क्रियाम करोति इति कारकम, ठीक है। ये इसकी दूसरी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में तो कारक होते हैं 7 प्रकार के, लेकिन संस्कृत में जो कारक होते हैं, कारक के प्रकार कितने होते हैं? 6। अभी तो 7 लिख दिया मैं भी, हिंदी के भरोसे 6 है, ठीक है। ये कारक के 6 प्रकार होते हैं। अब इन 6 प्रकार, आपको सबको पता है कारक 7 प्रकार के होते हैं, तो इन 6 प्रकारों में से कौन सा एक कारक है जो होता नहीं है? वो होता है संबंध कारक। और संबंध कारक के अलावा जितने भी कारक होते हैं वो संस्कृत के कारक होते हैं। अब शेष कौन कौन से हो गए? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबोधन। ये अपने 7 कारक हो गए, ठीक है। कौन सा कारक नहीं होता? संबंध कारक। अब संबंध कारक क्या होता है? ये शेषार्थ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है? शेषार्थ के अर्थ में। शेषार्थ का मतलब है इन 6 कारक के अलावा जिसमें जो भी कारक होगा उसमें कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। इसको कारक नहीं माना गया है। इसको क्या नहीं माना गया है? इसको कारक नहीं माना गया है, क्योंकि इसका क्रिया से सीधा सीधा कोई संपर्क नहीं होता। जैसे कि उदाहरण देके बता देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल। दशरथस्य पुत्र है लक्ष्मण है। दशरथ का पुत्र लक्ष्मण है, ठीक है। तो इसमें क्रिया से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मैंने बता दिया कि संबंध कारक को संस्कृत में कारक क्यों नहीं माना गया, क्योंकि वो क्रिया से उसका कोई भी सीधा संबंध नहीं होता। लिख देता हूं मैं, क्रिया से सीधा संबंध नहीं, सीधा संबंध नहीं, ठीक है। अब लेते हैं अपन एक एक लाइन से कारक। देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ खींचो तो, ठीक है। अब है कारक लेते हैं अपन पहले। तो पहला कारक है कर्ता कारक।
और विभक्ति कौन सी होती है इसमें? प्रथमा, प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये कर्ता कारक किस किस में होता है वो देख लो। कर्ता कारक होता है, पहले इसका वो देख लो किस में होता है, ये निश्चित अर्थ में होता है। किस में होता है? निश्चित अर्थ में होता है। प्रतिपदिकार्थम यानी कि निश्चित अर्थ में होता है। तो निश्चित अर्थ में जैसे कि राम है, लक्ष्मण है, ठीक, नदी, ठीक है, ये है जो इसके निश्चित अर्थ में होता है। दूसरा है लिंग, जो कि 3 होते हैं, इसमें कर्ता कारक होगा। तीसरा है परिमाण, नाप तोल, नाप तोल, इसमें भी कर्ता कारक होगा। चौथा है वचन, कितने होते हैं वचन? 2, वो हिंदी में होते हैं 2 वचन, इसमें होते हैं 3, इसमें भी कर्ता कारक होगा। और 5वां है संबोधन। संबोधन तो खुद एक कारक है, लेकिन इसमें जो हे राम ये आएगा, इसमें प्रथमा, इसमें कर्ता कारक होगा, ठीक है, इसमें कर्ता कारक होगा। ये तो हो गया अपना कर्ता कारक फिनिश। अब आता है दूसरा कर्म कारक। विभक्ति होती है इसमें द्वितीय। कौन सी होती है? द्वितीय। अब जो इसमें मतलब 2-4 सूत्र है अलग अलग प्रकार से कि किसमें कैसे कैसे कर्म कारक होता है, तो उसका मैं बता देता हूं। तो पहला है कर्तुरी स्थितम कर्म है, पहला है कर्तुरी स्थितम कर्म है, कर्म है, या फिर कर्मणि द्वितीय, यानी कि कर्म कारक में द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कैसे होती है कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, वो देख लो। इसका जो उदाहरण है वो है रमा हरिम भजती। क्या है? रमा हरिम भजती, मतलब रमा हरि को भजती है। किसको? हरि को। ये हरि है, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें कौन सा कारक है? इसमें कर्म कारक है जिसमें द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने, इसका तो होता है ने, और इसका क्या होता है? कर्म को। तो कौन? रमा हरि को भजती है। तो किसमें होगा? यानी कि जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। दूसरा है अधि सिंह स्ता साम कर्म है, यानी कि अधि सिंह स्था आसाम कर्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कर्म है। इसका मतलब हुआ कि अधि उपसर्ग के साथ, अधि उपसर्ग के साथ, उपसर्ग के साथ क्या लिख दिया मैंने? अधि उपसर्ग के साथ सींग धातु, जिसका मतलब होता है सोना, स्था धातु जिसका मतलब होता है ठहरना, और आस धातु जिसका मतलब होता है बैठना। यानी इन 3 धातुओं से पहले अगर अधि उपसर्ग आ रहा है तो उसमें कौन सा कारक होगा? उसमें होगा कर्म कारक। उसमें क्या होगा? कर्म कारक। तो इन धातुओं के आधार पर कर्म कारक होगा, लेकिन बशर्ते उसके उन सबके पहले क्या आना चाहिए? उन सबके पहले आना चाहिए अधि उपसर्ग। क्या आना चाहिए? अधि उपसर्ग। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूं मैं। इसका जो उदाहरण है,
सॉरी मेरे पास ये लिखा हुआ था तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि वीडियो में कुछ खराबी आ गई थी तो वो हुआ नहीं और ऐसे ही चलता रह गया तो और मैं लिखता गया। तो इसमें क्या है, ये देखो विष्णु, इसका उदाहरण बताया था मैंने, हाँ इनका पीछे, कि विष्णु वैकुंठ में सोता है, विष्णु वैकुंठम, विष्णु सॉरी वैकुंठम अधिशेते, अधिशेते किसमें, अधि उपसर्ग के साथ सींग धातु, सिंह धातु आ रही है तो वहां क्या होगा, कर्म कारक होगा। दूसरा है हरि गांव में ठहरता है, हरि ग्रामम अधितिष्ठति, यानी कि अधि उपसर्ग के साथ स्था धातु, यानी कि इसमें कौन सा होगा, कर्म कारक। अब जो दूसरा सूत्र आ रहा है वो आ रहा है उपानवध्यावस है, यानी कि उप अनु अधि और आंग, ये तीनों चारों उपसर्ग किसके साथ आएंगे, ये चार उपसर्ग आएंगे वस धातु के साथ, तो उसमें होगा कर्म कारक है, उसमें क्या होगा, कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होगी। अब देखो उपान, इसमें चार उपसर्ग है, ये यहाँ पे दीर्घ संधि हो रही है और यहाँ पे हो रही है यण संधि हो रही है, यहाँ पे भी यण संधि हो रही है, ठीक है। तो ये चार उपसर्ग हो गए और ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि मुनि पर्वत पर रहता है, मुनि पर्वतम उपवसति, उपसर्ग के साथ वस धातु, तो इसमें कौन सा होगा, कर्म कारक। ये अपना हो गया कर्म कारक का दूसरा सूत्र। अब जो तीसरा नियम है उसमें कुछ शब्द है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना वो ले लीजिए। अब जो इसका तीसरा नियम है उसमें कुछ शब्द है जिनमें भी द्वितीय यानी कि कर्म कारक होता है। अब वो शब्द कौन कौन से हैं वो देख लो आप। तीसरा है अभितय, परितः है, समया या निक्सा, उभयत है, प्रति, धिक और अंतरा और अंतरेण, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ये कुछ चुने हुए शब्द हैं जिनमें भी द्वितीय यानी कि क्रम होता है, कर्म कारक होता है। अभी तक का मतलब क्या होता है, दोनों और। परित का मतलब होता है चारों और। समय निक्सा का मतलब होता है समीप में, पास में, ठीक है। उभयत का मतलब होता है दोनों ओर, दोनों ओर। प्रति का मतलब होता है की ओर। दिक् का मतलब होता है धिक्कार, और अंतरा और अंतरेण का मतलब होता है मध्य में। इन शब्दों में भी कर्म कारक होता है। एक एग्जाम्पल देके बता देता हूं मैं, ज्यादा डेप्थ में तो जाऊंगा नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सुरेश बाजार को जाता है, तो क्या होगा इसमें, सुरेश है, बाजार, बाजार को क्या बोलते हैं संस्कृत में, आपणम, प्रति गच्छति, सॉरी अनुवाद थोड़ी करना अपने को, तो सुरेश बाजार की ओर जाता है, सुरेश है आपणम प्रति गच्छति, तो की ओर के लिए जो प्रति लगाया है उसमें क्या, उसके कारण इसमें क्या हुआ है, आपणम में कर्म कारक हुआ है, कर्म कारक, ठीक है। ये हो गया कर्म कारक का तीसरा नियम। और जो कर्म कारक का चौथा नियम है, एक और बता देता हूं मैं एग्जाम्पल। दिक् दुर्जनम, ठीक है। अब दिक् के कारण दुर्जन में कर्म कारक हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में जो चौथा है, इसके बाद में कितने हो गए अपने पास, 3 हो गए।
पहला वो लिखवाई दिया था, दूसरा उपानवध्यांश वाला लिखा दिया था, और तीसरा ये जो नियम है अभितय परितय समय निक्षा उभयतय प्रति धिक और अंतरा और अंतरेण, और चौथा है अपने पास अकथितम च। अभी अकथितम च क्या है, इसका मीन देख लेते हैं अपन। अब इस अकथितम च का मतलब क्या होता है वो देख लो, सिंपल भाषा में बता देता हूं। इस अकथितम च का मतलब होता है 16 प्रकार की धातुएं होती हैं, जिसमें 16 प्रकार की धातुएं होती है जिनसे बने हुए वाक्यों में द्विकर्मक सूत्र लगता है, जिनसे बने हुए वाक्यों में द्विकर्मक सूत्र होता है। द्विकर्मक सूत्र यानी कि उसमें दो क्रम होते हैं। एक क्रम तो होता है मुख्य या प्रधान क्रम, और दूसरा होता है गौण क्रम। ठीक है, अब वो 16 धातुएं कौन कौन सी है वो आप देख लो, इधर लिख देता हूं मैं। सोलह धातुएं हो गई, दूह, याज, पच्छ, दंड, रुद्र, ची, प्रच्छ, ब्रू, सास, जी, मथ और मूष, नी, हर, कृषि और लास्ट में क्या है, वहन करना, ढोना। मतलब इन सब के अर्थ तो आपको पता ही होंगे। दूह, याच, पच्च, दंड, रुद्र, ची, प्रच्छ, ब्रू, साह, जी, मथ, मुस, नी, हर्ष, क्री, वह। इन सब के अर्थ तो याद नहीं होंगे आपको, और नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। दूह का मतलब दूहना, याच का मतलब मांगना, पकाना, दंड का मतलब दंड देना, रुद्र का मतलब रोकना, ची का मतलब चुनना, और प्रच का मतलब पूछना, बोलना, शासन करना, जीतना, मथना। ठीक है, मुश का मतलब होता है चुराना, नी का मतलब होता है ले जाना, रे का मतलब होता है हरण करना, इसका मतलब होता है खींचना, और वह का मतलब होता है वहन करना या ढोना। ठीक है, इनके साथ में हमेशा, इन 16 धातुओं के साथ में हमेशा कौन सा कारक होगा, हमेशा होगा कर्म कारक। ठीक है, अब कर्म कारक किस में होगा, कर्म कारक मैंने बताया इसमें दो क्रम होते हैं, मुख्य और गौण क्रम, तो दोनों में क्या होगा, कर्म कारक होगा। अब इसका एग्जाम्पल देके बता देता हूँ, उदाहरण देके कैसे। एक एक उदाहरण ही दिया जाएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब उदाहरण है, राम गाय से दूध दूहता है। राम गाय से दूध दूहता है। अब यहाँ पे क्या चाह रहा है वो दूध चाह रहा है। कौन, राम दूध चाह रहा है, तो ये दूध क्या हो गया, दूध हो गया उसका मुख्य कर्म। और गाय से किससे चाह रहा है वो, ये क्या हो गया अपना गौण कर्म। तो इसका जो संस्कृत बनेगी वो क्या बनेगी, राम में है गाम पयम दोग्धी। दूह है, दोग्धी में क्या है, दूह धातु है, याद रखना। ठीक है, तो जिसके कारण से इन दोनों में क्या हुआ है, इन दोनों में कर्म कारक हुआ है। एक मिनट, हाँ सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, वो क्या नाइट का टाइम है ना, तो
फैमिली मेम्बर वगैरह आ जाते हैं तो इस हिसाब से फिर थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो ये अपना हो गया कर्म कारक कंप्लीट। ये क्या हो गया? कर्म कारक कंप्लीट। और अपना जो तीसरा कारक आता है वो है, तीसरा क्या आता है? करण कारक। विभक्ति कौन सी होती है इसमें? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति। अब इसमें है साधकतम करणम। ये हो गया इसका करण संज्ञा, करण संज्ञा विधायक सूत्र। करण संज्ञा विधायक सूत्र। पिछले वाले में मैंने बताया था कि नहीं बताया था? एक बार देख लेता हूं मैं। किरा कर्तुस्पितम कर्म है। नहीं, ये नहीं बताया था मैंने। हाँ, यही बताया था। ये हो गया इसका संज्ञा विधायक सूत्र। ठीक है। और दूसरा है इसमें कृतकरणयो तृतीया। कृतकरणयो तृतीया, ये क्या हो गया इसका? तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र। तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये क्या आ रहा है, ये देख लो आप। पहला नियम है इसका सहयुक्ते अप्रधान है। अप्रधान है मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है सह, साथ, साखम, सार्थम और समम, जिसका भी साथ होता है। ठीक है, सह, साखम, सार्थम, समम के योग में, यानी कि अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति होती है। मैंने जो पीछे बताया था, अप्रधान यानी कि गौण जो कारक होता है उसमें क्या होती है? इन चारों शब्दों के साथ में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति होती है। जैसे ही एग्जाम्पल, इसका उदाहरण, इसका उदाहरण हो गया रामः सीतया सह वनम गतवान। गए। ठीक है, अब इसमें क्या है? राम सीता के साथ वन को गए, तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया मुख्य क्रम, और ये क्या हो गया इसका? अप्रधान क्रम। जाना चाहते वो कहाँ पे? वन में, यानी कि चाहते क्या वो? जाना वन में, लेकिन किसको साथ लेके जा रहे हैं? जरिया कौन है? सीता जी को। तो इसमें क्या हो गया? अप्रधान कारक, और इसी के कारण इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? इसमें हो गई तृतीया विभक्ति। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है महेशः पुत्रेण सह आगतः है, यानी कि महेश आना चाह रहा है, महेश आ गया, लेकिन किसके साथ आया? जरिया कौन है उसका? पुत्रेण। इसके कारण इसमें कौन सी विभक्ति हुई है? तृतीय विभक्ति। ठीक है,
ये हो गया अपना सहयुक्ती अप्रधाने का। अब इसके बाद में जो आता है वो है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे यानी कि इसके जैसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है, तब क्या होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे बता देता हूं मैं आपको। गणवेशेन छात्र है, यानी कि वो गणवेश से, उसकी जो यूनिफॉर्म है, उसकी जो पोशाक है, गणवेश है, उससे वो कैसा प्रतीत हो रहा है, छात्र के जैसा प्रतीत हो रहा है। तो उसमें यानी कि किसके कारण हो रहा है वो, इस गणवेश के कारण वो छात्र प्रतीत हो रहा है। तो गणवेशन में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय, यानी कि कौन सा कारक हो गया, करण कारक। ऐसे ही मैं दूसरा उदाहरण दूं तो जटा भी ताप से है, यानी कि जटा से वो क्या दिखाई दे रहे हैं, तप्त योगी दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, जटा भी में करण कारक हो गया। ठीक है। इसके बाद में जो अगला नियम है वो है येनांग विकारय। येनांग विकारय, येनांग विकारय का मतलब क्या हुआ, अलग अलग पेन से लिखना भूल जाता हूं मैं। येनांग विकारय यानी कि अंग विकार में, किसी अंग में कोई खराबी है तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, स्टार का मतलब समझ आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, उसमें होगी तृतीय विभक्ति। जैसे कि उदाहरण अक्षणा काण है, यानी कि आंख से वो काणा है। ठीक है। दूसरा पादेन खंजर, यानी कि टांग से वो लंगड़ा है, खंजर मतलब लंगड़ा। ठीक है। तो यानी कि अंग विकार योग में, अंग विकार योग में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है। इसके बाद में करण कारक पूरा कर देते हैं आज। इसके बाद में है हेतु। किसी चीज में कोई कारण हो, हेतु का मतलब होता है कारण यानी किसी कारणवश कोई काम हो रहा हो, किसी कारणवश कोई काम हो रहा हो तो उस कारण में, यानी कि उसी कारण में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति, यानी कि कर्म कारक होगा। तो कैसे कि एग्जाम्पल उदाहरण देखे, उदाहरण जैसे कि राम सीता, संस्कृत में ये दो ही नाम आते हैं। दूसरा ले लेते हैं अपन। दूसरा है राकेश अध्ययनेन वसति। अभी वसति आ गया, लेकिन इससे पहले, वसति के पहले देख लो वो चार उपसर्ग नहीं आ रहे, वसति के पहले वो चार उपसर्ग नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से ये वो मतलब कौन सा कारक नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। वसति से पहले उप अनु अधि और आंग, उप अनु अधि और आंग वो नहीं आ रहे हैं उपसर्ग, इस वजह से इसमें कर्म कारक नहीं है। ठीक है। तो वसति से पहले नहीं है, लेकिन ये क्यों रुका हुआ है, राकेश अध्ययन के लिए रहता है, यानी कि किसके लिए रहता है, कारण क्या उसका, पढ़ाई, अध्ययन, इसलिए इसमें क्या है, कर्म कारक है। यानी कि जो कारण के लिए, हेतु कारण के लिए, उसी कारण में क्या होगा, तृतीय या विभक्ति कर्म करण कारक होगा। ठीक है। तो आज के लिए अपन ने
करण कारक तक पढ़ लिया है। इसके अलावा अपन जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मैंने मोटा मोटा लिखने की कोशिश की आज, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। अगर इसमें कुछ कमी आपको दिखती है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। अब ये सारी क्लासें अकेला मैं ही ले रहा हूँ, तो जितना मुझे आता है उतना मैं समझा पा रहा हूँ। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और बीच बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। रात में क्लास लेता हूँ मैं, रात में ये सब चीज़ें होती हैं तो इधर उधर आ जाते हैं फैमिली मेम्बर, ठीक है। तो आगे जो भी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।